हाय गाइस, रिसेंटली सिप्री जो है, सिप्री ने ग्लोबल आर्म्स हथियारों के आयात निर्यात का डेटा जारी किया है। ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव डेटा है। इस वजह से हम इसके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे कि सिप्री ने डेटा में क्या क्या बताया है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। पिछले वर्ष ये जो पहले स्थान पे था वो था सऊदी अरेबिया, लेकिन इस वर्ष भारत ने सऊदी अरेबिया को पीछे करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। इस वजह से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सिप्री जो होता है, सिप्री की बात करें तो सिप्री जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है और इसमें और हथियार आयात में करीब 4% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें कि भारत किस देश से सबसे ज़्यादा हथियार आयात कर रहा है तो रूस से भारत सबसे ज़्यादा हथियार को आयात कर रहा है। मतलब रशिया जो है भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। करीब 36% जो है, 26% जो है हथियार भारत रशिया से रूस से आयात करता है। अगर हम रूस की बात करें तो ये सही है कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार रूस से आयात करता है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण भी हैं। एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भारत सिंस इंडिपेंडेंस, जब से आज़ाद हुआ है तब से भारत का जो हथियार का आयात है रशिया से धीरे धीरे बढ़ा। कारण ये था कि जो पश्चिमी देश थे उन्होंने भारत पे सैंक्शन लगाए और कोई हथियार जो है भारत को प्रोवाइड नहीं करा था, जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी होती है। इस वजह से भारत का जो डिपेंडेंस है रशिया पे बढ़ता चला गया। भारत के बहुत सारे जो हथियार हैं वो रशिया ओरिजिन के हैं और इस वजह से उसके स्पेयर पार्ट रिपेयर का या और भी चीज़ें जो होती हैं भारत रशिया से मंगाता रहता है। तो इन सब वजहों से भारत की डिपेंडेंस जो है रशिया पे है काफ़ी है। लेकिन हाल के वर्षों में अगर हम बात करें तो भारत ने अपने हथियार का जो आयात है उसको डाइवर्सिफाई किया है। भारत अब यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस से ले रहा है, यूएस से ले रहा है, इजराइल से ले रहा है। इजराइल का जो सबसे बड़ा हथियारों का जो क्लाइंट है, जो हथियार लेता है, वो भारत है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। अगर हम अगर विश्व में बात करें कि इसको कौन से देश सबसे ज़्यादा हथियार आयात करते हैं तो एशिया या मध्य पूर्व के देश हैं। अगर हम इसके बारे में देखें तो सबसे बड़ा जो हथियार का आयातक देश है वो भारत है, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर कतर है। तो भारत पिछले वर्ष सेकंड पे था, द्वितीय स्थान पे था, लेकिन इस वर्ष भारत ने सऊदी अरेबिया को पीछे कर दिया है और भारत पहले स्थान पे है। अगर यूरोपियन कंट्रियों की बात करें, देशों की बात करें, तो ये देखा गया है कि हाल के वर्षों में यूरोपीय देश जो है उन्होंने सिग्निफिकेंट जो उनके हथियार का आयात है उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण भी है। जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है उस वजह से जो यूक्रेन जो है बहुत मात्रा में हथियारों का उपयोग कर रहा है और उन हथियारों को प्रोवाइड करने में जो यूरोपीय देश हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि यूके है, ब्रिटेन है, वो हथियार प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। साथ में और भी जो यूरोपियन कंट्री हैं वो भी हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। इस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट जो है, आवश्यकता बढ़ती जा रही है। साथ में यूक्रेन भी अपने लेवल पे हथियारों का इंपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है। एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जो यूरोपियन कंट्री है, जो यूरोपीय देश हैं, उन्हें ये डर है, इन्हें भय है कि रशिया शायद उन पर अटैक कर सकता है। और हाल ही के महीनों में ये बात आई हुई, ये मतलब एक डिबेट हो रहा है कि क्या रशिया यूरोपियन कंट्री पर अटैक कर सकता है। फ्रांस की जो सरकार है इस मामले में बहुत ही वोकल है, मतलब इस मामले को तेज़ी से उठा रही है और ये फियर है, मतलब
जो फ्रांस सरकार का एक असेसमेंट है कि शायद रसिया नेटो पे अटैक कर दे। नेटो जो है एक कलेक्टिव डिफेंस संस्था है, जिसमें अगर किसी आप नेटो के किसी एक कंट्री पे आप हमला करते हैं तो सारे कंट्री उसमें आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे और काउंटर अटैक का प्रयास करेंगे। तो एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है। अगर हम विश्व में बात करें कि जो सबसे बड़े जो हथियार के निर्यातक हैं वो है अमेरिका और फ्रांस। फ्रांस जो है एक यूरोपियन कंट्री है और अमेरिका जो हमेशा से एक हथियारों का प्रमुख निर्यातक देश रहा है। अब हम लोग स्टॉकहोम सिपरी की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी स्टॉकहोम में, और इसका जो हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन है। स्टॉकहोम जो है स्वीडन का कैपिटल राजधानी है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि हथियारों के विषय में रिसर्च करती है, डेटा प्रोवाइड करती है और हथियारों के प्रसार को रोकने का प्रयास भी करती है। इन सब वजहों से काफ़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है। अब हम बात करेंगे कि भारत का जो हथियार जो डिफेंस इंडस्ट्री है, हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री, इसकी सिचुएशन क्या है, किस कंडीशन में। भारत के पास कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस इंडस्ट्रीज है जैसे DRDO। इसके करीब 50 से ज़्यादा लैब्स है और ये 1958 में 1958 में इस्टेब्लिश की गई थी, इसका गठन हुआ था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी इंडियन जो भी आर्म फोर्सेस हैं, जो भी इंडियन मिलिट्री है, उसको हर तरह के हथियारों की आपूर्ति करना देना, ताकि जो भी हमें हथियारों के क्षेत्र में किसी पर डिपेंडेंस ना होना पड़े, हम आत्मनिर्भर हों। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट काफ़ी मिक्स रहा है। अगर हम मिसाइल की बात करें तो इसमें DRDO ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और हमारे पास वर्ल्ड क्लास की मिसाइल्स हैं, लाइक पृथ्वी, अग्नि और भी सारी मिसाइल्स हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से कार्य हो रहा है। साथ में और भी जो छोटे हथियार है उसमें काफ़ी कार्य हो रहा है। लेकिन समस्या ये है कि DRDO जितना चाहिए इंडियन आर्म फोर्सेस को उतना नहीं कर पा रहा है। लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एरोस्पेस कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, ये जितने भी फाइटर जेट्स जो भी बनते हैं, हेलीकॉप्टर, ये वहाँ पर असेंबल होते हैं, बनाए जाते हैं। लेकिन अभी तक ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द जो भी चीज़ें होती हैं, मोस्ट ऑफ द जो भी डेवलपमेंट होता है हाल के द्वारा, वो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के तहत हुआ है। अगर हम LCA की भी बात करें, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, इसमें भी हम जो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो पार्ट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। लाइक इंजन, कावेरी इंजन बनाया गया था तेजस के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो हम बाहर से इंजन को इंपोर्ट करते हैं, उसमें उपयोग करते हैं। तो उसके साथ भी कुछ समस्याएं हो जाती है कि अगर आप किसी हथियारों को कहीं एक्सपोर्ट करना हुआ तो जो भी कंपनियां इंजन को प्रोवाइड कर रही हैं तेजस के लिए, उनसे सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। तो ये सब समस्याएँ होती रहती है। तो भारत अभी भी हथियारों के मामले में दूसरे कंट्रियों पर डिपेंडेंट है। अभी हम जैसे अगर सबमरीन की भी बात करें तो हम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सबमरीन्स को बनाते हैं, तभी हमें बहुत कार्य करना होगा। लेकिन ये भी सही है कि रिसेंट ईयर्स में जो लाइक टाटा है, बहुत सारी कंपनियां जो है डिफेंस में एंटर करना स्टार्ट करती हैं, बट ये अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अगर हम हथियारों को भारत के निर्यात की बात करें तो लेस देन 1% का जो मार्केट है, 0.5% या 0.6% समथिंग लाइक दैट, भारत का ग्लोबल जो हथियारों का मार्केट शेयर है उसमें है। लेकिन कुछ इधर दो चार साल वर्षों में पाया गया है कि काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। कुछ अफ्रीकन देश या फिर साउथ ईस्ट के जो देश हैं वो कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लाइक भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए साइन किया है, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया फिलीपींस के बीच। भारत ने एक कोस्ट गार्ड का जो है कोस्ट गार्ड के लिए दिया है वियतनाम को। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी हम डिफेंस के एक्सपोर्ट के बारे में या निर्यात के बारे में अभी हमें काफ़ी दूर चलना पड़ेगा। इससे जो भी हथियारों का प्रसार हो रहा है, इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है। हमें पता है कि
वैश्विक लेवल पे इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो वहाँ पे वॉर हो रहा है, यूरोप में देखें तो रसिया और यूक्रेन हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में देखें तभी कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, साउथ चाइना सी में सिचुएशन सेम है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, अफ्रीका में भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं जब से वहाँ पे कुछ कंट्रियों में मिलिट्री टेक ओवर हुआ है। तो इन सब वजहों से इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। अगर इस तरह हथियारों का प्रसार होता रहा तो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ हम आगे बढ़ें या कुछ बहुत ही बड़ी घटना हो जाए। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके लिए हमें वैश्विक स्तर पर, लाइक संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पे हमें कार्य करना होगा, कोशिश करना होगा कि जो तरह का जो हथियारों का प्रसार हो रहा है इसको कंट्रोल किया जाए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद।